जाओ। हो गई बातचीत? तैयार हो पढ़ने के लिए? शुरू करें तो। हम लोगों ने दीर्घ संधि तक पढ़ लिया था, अब उसके आगे पढ़ना है। ठीक है, चलो लिखो। यदि किसी ए या आ का मेल, देखो ध्यान दो, कल जब हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी तो दीर्घ संधि में हमने सजातीय वर्ण पढ़े थे, यानी मेल जो हो रहा है किसी लघु का लघु से, या किसी लघु का दीर्घ से, या किसी दीर्घ का दीर्घ से, सजातीय ही थे। लेकिन आज हम करेंगे विजातीय, यानी अब हमें करना है तो आज की क्लास में हम करेंगे कि हमारा जो अंतिम वर्ण है, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यहाँ पर कोई ए या आ हो और इसका मेल किससे हो रहा हो, किसी ई से, किसी ऊ से, या किसी री से, तो हमारा उत्पन्न विकार क्या होगा। तो दूसरा स्टेप देखेंगे, यानी आज हम देखेंगे विजातीय स्वरों के मेल में परिवर्तन। तो यहाँ लिखिए, यदि किसी ए आ का मेल किसी ई ऊ या री से हो, तो उत्पन्न विकार क्रमशः अगर ई से मेल होगा तो ए होगा, ठीक है, ऊ से मेल होगा तो ओ होगा, और अगर री से होगा तो अर होता है। इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। कल जो होमवर्क दिया था वो किया था आप लोगों ने? हो गया ये?
लिख लिया ना आपने, इसे गुण संधि कहते हैं। चलो इसके नीचे फॉर्मूला लिखो जो याद करना है आपको। ये कह रहा है कि यदि किसी ए या आ का मेल किससे हो रहा है, किसी ई या ई से हो रहा है, किसी ऊ या ऊ से हो रहा है, या किसी री से हो रहा है, अगर ई से होता है तो उत्पन्न विकार क्या होगा, ए। और देखो इसकी मात्रा होगी इस तरह से, ठीक है। यदि किसी ऊ से हो रहा है तो उत्पन्न विकार होगा ओ, और इसकी मात्रा होगी। और यदि किसी री से हो रहा है तो उत्पन्न विकार होगा अर। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, लिख लो इसे। उतार लिया ये। अरे क्या हो गया है, बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। ये बताओ, उतार लिया ये। अब बाद में लगाते रहना टाइम। देखो यहाँ पर जब आप इसे देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर तीन तरह की कंडीशन मिलेगी। एक कंडीशन ये, दूसरी ये, और तीसरी ये, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। जो फॉर्मूला बनेगा जैसे हमने कल समझा था, आपके पास लिखा हुआ है, पर मैं आपको इसको समझा देती हूँ पूरा। क्या होगा कि पहला फॉर्मूला आपका बनता है कि यदि किसी ए या आ का मेल किसी ई या ई से है तो उत्पन्न विकार क्या होगा, ए। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है किसी अ का मेल किसी लघु ई से, किसी अ का मेल किसी दीर्घ ई से, या किसी आ का मेल किसी लघु ई से, या किसी आ का मेल किसी दीर्घ ई से। जब इनका आपस में मेल होता है तो उत्पन्न विकार हमेशा क्या होगा, ए, यानी मात्रा होगी इसकी ये। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो उदाहरण देंगे, शब्द है कमला प्लस ईस। बोलिए अंतिम वर्ण क्या है, आ। प्रथम वर्ण क्या है, ई। दोनों का मेल करेंगे तो उत्पन्न विकार क्या होगा, ए। यहां पर टुकड़ा क्या बचा है, स। यहां क्या बच गया, ल बचेगा हल के साथ, ये इसे पूरा कर देगा। ए ल को पूरा करता है, मात्रिक रूप में आ जाएगा बचा हुआ टुकड़ा, और यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा क्या हो गया, कमलेश। कमला किसका पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, देवी। क्या बोल, हाँ, बिजली। अरे कमला लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। मतलब क्या आप लोग कुछ ऐसे सोए हुए हो, हाँ। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, ठीक है। और ईस मतलब स्वामी, जो कमला का स्वामी है, अर्थात कमलेश। कमलेश किसका पर्यायवाची हो गया,
विष्णु का। ठीक है, तो यहाँ न केवल आपको संधि ही पता चलती है, आपको शब्दों के बारे में भी तो जानना है। यहाँ पता चल गया कि कमलेश किसका पर्यायवाची हुआ, विष्णु का हो गया। ठीक है, इसी तरह से आता है रमा प्लस ईस, तो रमेश हो जाता है, तो रमा माने भी तो लक्ष्मी होता है, और रमेश फिर किसका बनता है, विष्णु का पर्यायवाची बनता है। समझ में आ गई ये चीज? उतार लिया, ये हो गया, मिटाऊं? चलो देखो, अब ध्यान दो, यहां पर दूसरा पॉइंट हमें समझना है। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है किसी ए या आ का मेल किसी ऊ या ऊ से अगर होता है तो उत्पन्न विकार क्या होता है, ओ होता है। इसके कहने का मतलब क्या है, किसी ए का मेल किससे हो, किसी लघु ऊ से, या किसी ए का मेल किसी दीर्घ से, किसी आ का मेल लघु ऊ से, या किसी आ का मेल किसी दीर्घ से। हर कंडीशन में जो उत्पन्न विकार होगा वो क्या होगा, ओ होगा। मात्रा क्या आ जाएगी, ये जब मात्रिक रूप में आएगा इस तरह से। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, शब्द दिया है हमारा दीप प्लस उत्सव। बताइए अंतिम वर्ण क्या है, अ। प्रथम वर्ण क्या है, उ। दोनों का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार क्या होगा, ओ। यहां पर टुकड़ा क्या बचा, उतार लेंगे। यहां पर क्या बचा, दीप बचेगा, प हल के साथ। ये ओ इस प को क्या करेगा, पूरा करेगा। ये आ गया, बचा हुआ टुकड़ा यहां लिख देंगे, बचा हुआ टुकड़ा यहां लिख देंगे। शब्द क्या हो गया, दीपोत्सव, दीपों का उत्सव। ठीक है, उतारो इसको जल्दी से। हो गया ये, चलो। अरे बोल तो दिया करो, तुम लोग तो मुंह से भी नहीं बोल सकते, हाँ हूं ना। मैं 1 सेकंड के लिए बाहर गई तो क्लास में शोर हो गया, आपस में बातें हो गई। हाँ देखो, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ए या आ का मेल किसी री से हो तो उत्पन्न विकार क्या होगा, अर होगा। इसका कहने का मतलब है किसी अ का मेल किसी री से, किसी आ का मेल किसी री से। 2 ही कंडीशन होंगी क्योंकि इसमें री है। ठीक है, तो उत्पन्न विकार क्या होगा, अर होगा। जैसे देखो, शब्द है हमारा महा प्लस
ऋषि। अंतिम वर्ण क्या है? आ। प्रथम वर्ण क्या है? री। दोनों का मेल करेंगे उत्पन्न विकार क्या होगा? अर। यहां पर टुकड़ा क्या बचा? मह। यहां पर क्या बचा? लिख लो, लिख लो, ठीक है। कितनी बार आप लोगों को कहा है कि जब मैं समझा रही हूं तो मेरे साथ बोला करो, उसके बाद लिखना जब मैं आपको बताऊं। मैं पहले ही कह रही हूं, संधि बुरा मान गई ना तो फिर समझ में आना बंद हो जाएगी। और ये बात समझ लेना, आप लोग हल्के में ले रहे हो। दीर्घ संधि करने के बाद आपको लग गया होगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, यूं ही हो जाएगी। ठीक है, आप संधि नाराज होने वाली है तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। आप देखो, जब हमने इस तरह से लिख दिया, ये जो अ है ये किसको पूरा करेगा? ह को। ह पूरा हो गया। यहाँ पे र आधा आ गया, टुकड़ा हमने जोड़ लिया, ये यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो आधा र होता है, मैंने आपको वर्तनी में ये चीज पढ़ाई है कि जब र हमारा आधा हो और उसके पीछे वर्ण कोई भी आए तो वो वर्ण उसको सहारा दे देता है। तो ये र यहाँ से हट जाएगा और इसको पीछे वाला जो ये ई है ये इसको सहारा दे देगा और शब्द क्या हो गया? महर्षि। ठीक है, उतार लो। अब उतारो। अरे बालक, ये बताओ, तुम एसआई की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग के लिए कर रहे हो? एसआई की। तब तुम कह रहे थे ना कि टीचर बनना है। अच्छा, दोनों तरफ ऑप्शन है। मैं सोच रही थी कि शायद तुम टीचर बनने के लिए, हिंदी का टीचर बनने के लिए। अच्छा, पहला ऑप्शन टीचर का है, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर दूं। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? मैं खुद इसीलिए तो कह रही हूँ। चलो ठीक है, आज रुकना। मैं सोच रही हूँ इस समय कि टीचर ट्रेनिंग जो मैं शुरू करना चाह रही हूँ 1 साल से, उसमें शुरुआत करूँ। तो चलो तुमसे ही शुरुआत करती हूँ। पहले कुछ चीज़ें हैं शुरुआत में बताऊँगी। पहले मैं चेक करूँगी ना कि तुम उस लायक हो भी या नहीं। पता चले कि फिर मैं अपना टाइम भी वेस्ट करूँ और फिर कुछ रिजल्ट ही ना निकले। क्योंकि मैंने इससे पहले भी प्रयास किया पर वो रिजल्ट नहीं निकल पाया ना। पर ये ध्यान रखना कि टीचर बनने के लिए जितनी मेहनत अभी कर रहे हो उसकी 4 गुनी करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं बना जाता टीचर। और अगर निधि मैम को टक्कर देने वाला बनना है तो फिर 8 गुनी मेहनत, क्योंकि जितनी मेहनत मैम करती हैं उसके 2 गुना लेना पड़ेगा आपको, है ना। चलो, ये उतार लिया। आप देखो, ये गुण संधि थी हमारी। यहाँ पर इसी तरह से उदाहरण दिए हुए, जिस प्रकार से आपने कल उदाहरण किए हैं वैसे ही आपको यहाँ पर सारे करने हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये जो आप कर रहे हैं इसमें उदाहरण करेंगे तो जब इसमें आप देखेंगे तो इसमें 1-2 जगह टाइपिंग मिस्टेक है। आप लोगों को मुझे बताना है कि वो कौन सा शब्द है जिसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो अब मुझे इससे पता भी चल जाएगा। अगर आपने उस शब्द को पकड़ लिया तो इसका मतलब आपने अभ्यास किया है। अगर आपने उस शब्द को नहीं पकड़ा, नहीं बताया, तो फिर, और जिसकी पकड़ में आ जाए पड़ोसी को बताए ना बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। आ गया, चलो आगे बढ़ो। और ये नहीं है कि 1-2 ही है, कई जगह है। आप लोगों को बताना मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है ताकि आप लोगों को चेक कर सकूं। मजाक नहीं है, हंसो मत, है सच में है। ठीक है, मेरे टाइपिस्ट ने कर दी इस बार टाइपिंग मिस्टेक। मेरी फाइल तो सही थी लेकिन उसने कर दी। चलो, अब देखो, ध्यान दो, वृद्धि स्वर संधि। अभी तक हमने देखा कि ए आ के बाद ई ई उ उ और री का मेल होता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है
कि ए आ के बाद ए आए ओ औ आ जाए तो उत्पन्न विकार क्या होगा। तो लिखिए इसमें, यदि किसी ए या आ का मेल किसी ए आए ओ औ से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः अय, इसकी मात्रा होगी डबल, औ इसकी मात्रा होगी डबल, होता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं, इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। हो गया, चलो फॉर्मूला लिखो इसका। ये कह रहा है किसी ए या आ का मेल यदि किसी ए या अ से या ओ या औ से हो तो इसका उत्पन्न विकार, यानी ए और अ से होता है तो उत्पन्न विकार अय हो जाएगा। मात्रिक रूप ये रहेगा इसका। यदि ओ या औ से होगा तो उत्पन्न विकार औ हो जाएगा और मात्रिक रूप ये रहेगा। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। वृद्धि संधि में याद रखना है, जो संधि में याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। अभी तक मैंने जो आपको बताया, जितना भी हमने पढ़ाया, उसमें 3 ही चीज़ याद रखनी है। दीर्घ संधि का फॉर्मूला, गुण संधि का फॉर्मूला और वृद्धि संधि का भी फॉर्मूला। बाकी और किसी शब्द को ध्यान मत दो, अपने आप होगा। जब शब्द आएगा वो अपने आप हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको अभ्यास करने को बताया, अगर ऐसा आपने हर दिन अभ्यास कर लिया ये 5 दिन, तो आपका जो लेवल है वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे ही आप शब्द देखेंगे आपके दिमाग में ही सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तुरंत पता चल जाएगा कि ये शब्द क्या है और उसका संधि विच्छेद भी। समझ में आ गया? ये उतार लिया, मिटा दूं? चलो आगे देखते हैं। अब 2 तरह की कंडीशन हमारी इसमें है। सबसे पहली है कि किसी ए या आ का मेल किसी ए या अय से होने पर उत्पन्न विकार अय होता है, यानी जिसकी डबल मात्रा। ध्यान दीजिएगा, हमारे छात्र क्या करते हैं कई बार कि जैसे ये लिखा हुआ है इसकी मात्रा ये लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था, जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं उसकी 1 मात्रा, और जिसके ऊपर 1 मात्रा उसकी 2 मात्रा। ये इसलिए समझाया ताकि आपको याद रहे। यहीं पे नहीं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ए का मेल किसी ए से, किसी अ का मेल किसी अ से, किसी आ का मेल किसी ए से, किसी आ का मेल किसी अय से यदि होता है, हर कंडीशन में एक ही विकार आएगा और वो है अय। इसी को हम कहते हैं वृद्धि संधि। जैसे उदाहरण देखो, शब्द दिया है सदा प्लस एव। एव का मतलब होता है होना, होने से। सदा मतलब हमेशा। अंतिम वर्ण क्या है? आ। प्रथम वर्ण क्या है? ए। दोनों का मेल करेंगे उत्पन्न विकार
अय हो जाएगा, टुकड़ा आ गया वह, यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा, सद। ठीक है, अब देखिए ये इसको पूरा करेगा, इसने इसको पूरा कर दिया, ये टुकड़ा आ गया, ये टुकड़ा आ गया, शब्द क्या हो गया, सदैव। उतारो इसको जल्दी से फटाफट। हो गया, चलो दूसरी कंडीशन कहती है ए या आ का मेल यदि किसी ओ या औ से हो रहा हो। देखो ये सब कुछ आपको लिखना नहीं है जो मैं लिख रही हूँ, तो उस समय ना यहाँ पे नज़र रखा करो जो मैं लिख रही हूँ, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपस में आपकी बातें चलती रहती है ना, मैंने कहा है कि मुझे दिखता है पीछे का, आप लोग सोचते होंगे अगर मैं इग्नोर करके आपको निकल रही हूँ तो ये मत सोचो कि आप बच गए, ये सोचो कि मैम ने आपकी फिक्र करना छोड़ दिया। और ध्यान रखना, जो आपको आपके जीवन में जो आप पर सबसे ज़्यादा गुस्सा करता हो और वो अचानक से बदलाव कर ले कि वो गुस्सा करना छोड़ दे, तो आप ये खुश मत हो ना कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ अब इसने गुस्सा करना छोड़ दिया। आप दुखी हो जाना, आप समझ लेना कि आपने अपने किसी शुभचिंतक को खो दिया। वो साथ में है लेकिन फिर भी वो क्या है, वो खो चुका है, क्योंकि अब वो आपको टोक नहीं रहा, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी जाओ कैसे भी करो। तो ये मत सोचा करो अगर मैं इग्नोर कर रही हूँ तो समझ लो कि फिर आपने मुझे खो दिया, अब मैं यहाँ पे बस मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ जो मेरा अपना कर्तव्य है, आप अपनी जो ट्रैक पे है फिर गलत जा रहे हैं, समझ गए। तो ध्यान दिया करो। तो उत्पन्न विकार क्या होगा, औ होगा। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि यदि किसी अ का मेल किसी ओ से हो या किसी अ का मेल किसी औ से हो या किसी आ का मेल किसी ओ से हो या किसी आ का मेल किसी औ से हो, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको संधि विच्छेद में काम आएंगी जब आप अनुमान लगाएंगे, जब शब्दों को निकालने के लिए कि कोई शब्द दे दिया कि इसमें कौन सा शब्द हो सकता है, किस वर्ण से बना है, तो ये चीज़ अगर आपको पता है, याद है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखें, महा प्लस ओज, जैसे ही हम इसको देखते हैं हम महोज कह तो देंगे लेकिन ये बना कैसे है ये हमें ध्यान देना है। अंतिम वर्ण क्या है, आ, प्रथम वर्ण क्या है, ओ, दोनों का मेल करेंगे तो औ हो जाएगा। यहाँ पर बचा टुकड़ा, यहाँ पर क्या बचा, मह, ये इसको पूरा कर देगा, ये हो, बचा टुकड़ा और बचा शब्द क्या बन गया, महोज। महा माने महान, ओज माने तेज, ठीक है। तो जिसका तेज महान यानी बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा, उसी को कहते हैं महोज। देखो ओज का मतलब होता है हर व्यक्ति के अंदर एक प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि उसमें एक अजीब सा अट्रैक्शन लगता है यार इसके साथ रहना चाहिए, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, पॉजिटिव सा फील होता है। और कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, आपसे अच्छी बातें करता है, आपके भला सोचता है, लेकिन फिर भी आपका गुस्सा आता रहता है, आपको ऐसा मन करता है यार इसका मुंह तोड़ दूं, या मुझे बुरा लगता है हमेशा, क्यों लग रहा है ऐसा नहीं समझ में आ रहा। तो वो डिपेंड करता है ओज पर
किसी का ओज इतना प्रभावशाली होता है कि वो आपको अट्रैक्ट कर लेता है, और किसी का ओज ऐसा होता है कि वो आपको रिजेक्ट करता है, तो जिससे आपको लगता है कि नहीं इसे देखता हूँ तो गुस्सा आता है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक प्रभाव होता है। अब यही प्रभाव जब दिखने लग जाए, प्रदर्शित हो जाता है, तो उस समय वो महोज कहलाता है। जैसे आपने देवी देवताओं की फोटो के पीछे एक चक्र देखा है, उनके सर के चारों तरफ जो दिखता है प्रकाश जैसा, उसी को कहते हैं महोज। किसी व्यक्ति के पीछे अगर वो चक्र ऐसे चलना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि उसका ओज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है, और फिर वो ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं कि उनके पीठ पीछे चाहे दुनिया कोई कुछ भी कहे, लेकिन जैसे ही वो सामने आते हैं तो वो उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, हम इनकी फोटो के पीछे बनाते हैं और अक्सर ये सब मनुष्य थे, कोई भगवान नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने कर्म ऐसे करे कि उन्होंने अपने ओज को इतना प्रभावशाली बना लिया कि वो इतना ज़्यादा चमकने लगा कि आज देखो उनके मरने के इतने सालों बाद भी कितने करोड़ों लोग उनके फॉलोवर हैं, मानते हैं ना, ईश्वर के स्थान पर रखकर उनको पूजते हैं। तो वही होता है महोज। आप चाहो तो आप भी बन सकते हो, ऐसे अपना महोज बना सकते हो। चलो, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब आपने सीख तो लिया, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कब तो आपका ए रिजल्ट आएगा और कब अ आएगा, और कब ओ आएगा और कब औ आएगा, कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो देखो एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ याद रखने के लिए, अब याद करवा देती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा क्या है, दीर्घ संधि। जब दीर्घ संधि की बात होगी तो आपको याद करना है किसी ए या आ का मेल आपस में होता है, उत्पन्न विकार क्या होगा, आ होगा, ठीक है। किसी ई का मेल आपस में होगा तो उत्पन्न विकार ई दीर्घ होगा। किसी ऊ का आपस में मेल होगा तो उत्पन्न विकार ऊ होगा। ये याद रहेगा इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा हम याद करेंगे गुण संधि। जब हम गुण संधि की बात करते हैं तो हमें पता चलता है किसी ए या आ का मेल यदि हम किसी ई या ई से करते हैं या ऊ से करते हैं या री से करते हैं, तो इनका आपस में मेल करने पर ए आता है, इनका आपस में मेल करने पर ओ आता है, और इनका आपस में मेल करने पर अर आता है। ये हमें याद रखना है। तो ये हो गया हमारा गुण स्वर संधि का फॉर्मूला। अब आता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम देखेंगे किसी ए या आ का मेल यदि किसी ए या आय से या ओ या औ से, तो जब इनका आपस में मेल होता है तो अय आता है, और जब इनका आपस में मेल होता है तो औ आता है। बस ये याद रखना है आपको, कुछ शब्द याद रखने की ज़रूरत नहीं है संधि के लिए, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको याद हो गई चीज़ें तो फिर आपको सब कुछ याद हो जाता है, ठीक है। तो इतना याद करना है। अब ऐसे ध्यान रखो कि आपको देखना है कि गुण संधि और वृद्धि संधि इन दोनों में अंतर करना है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो कुछ एक जैसा लग रहा है हमको। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब दीर्घ संधि की बात हो रही है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, मतलब दीर्घ संधि तो रिजल्ट क्या है, दीर्घ, ठीक है। अब जब हम वृद्धि संधि की बात करेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और अय ये दो वर्ण हैं, मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों वर्णों में वह कौन सा वर्ण है जिसमें वृद्धि हुई है, जिसमें विकास हुआ है। अगर बनावट के आधार पर देखें तो आप देखेंगे कि इसमें ये ए की मात्रा ज़्यादा आ गई है, तो ये हो गया है। इसी तरह से अगर ओ और औ के बारे में बात करें तो किस में वृद्धि हुई है,
औ में। तो अब इसको इसी तरीके से याद रख लेना। ये जो मैं बता रही हूँ ऐसे कि वृद्धि होने वाली चीज, ये कोई नियम या कोई लॉजिक नहीं है, याद रखना कैसे है वो तरीका बता रही हूँ। तो जब बात आएगी वृद्धि संधि की तो रिजल्ट हमेशा क्या, वृद्धि वाला। ठीक है, जब भी बात होगी वृद्धि संधि की तो रिजल्ट वृद्धि वाला लगा लेना। तो आपको जैसे ही पता चल जाएगा कि ये रिजल्ट है तो इस वृद्धि वाले वर्ण को याद करके समझ में आ जाएगा कि ये किसका रिजल्ट है, वृद्धि वाला। अब जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, जो बच गया वो क्या हो गया, गुण संधि। तो बताओ याद रहेगा कि नहीं? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है। 2-4 पॉइंट जो हैं वो अपने दिमाग में रख लेने हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं हम यण स्वर संधि। अब इसमें भी आपके उदाहरण दिए हुए हैं तो इनको घर पे जाके आराम से इनको कर लेना। ठीक है, अब करते हैं यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि करने से पहले एक कहानी सुनो, एक स्टोरी। ठीक है, स्टोरी ये है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे तो हमने वर्णों को ये देखा कि 2 वर्ण, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, दोनों आपस में मिलकर क्या हो रहे थे, एक हो जा रहे थे और अपना रूप परिवर्तित कर ले रहे थे। अभी तक ये चल रहा था, 2 वर्ण मिलकर क्या हो रहे थे, एक हो रहे थे। लेकिन अब जो होगा उसमें क्या होगा कि ये दोनों वर्ण आपस में मेल तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन पहले वाला जो अंतिम वर्ण आया है ना, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है इसका परिवर्तन होगा, और जो प्रथम शब्द का, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा, सेम टू सेम। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कहानी से कि मान लेते हैं कि ये घुसपैठिया है, ठीक है, और इसने भारत में इंटर कर दिया। अब ये घुसपैठिया है तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है उपद्रव मचाएगा, दंगा फसाद करवाएगा। तो हमारे देश का जो सैनिक है उसको ये पकड़ में आ गया, दोनों मिल गए, मुलाकात हो गई इनकी। अब इसको समझ में आ गया कि ये घुसपैठिया है, तो इसने इसको इतना मारा पीटा कूटा कि इसको बोला कि बोल भारत माता की जय, और भारत का ही गुणगान गाएगा, अखंड भारत की बात करेगा। तो इसे मार पीट के क्या कर दिया, इसका बदलाव कर दिया। लेकिन इसको डाउट है कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये फिर से वही हो जाएगा। तो ये कहता है मैं तेरे पे 24 घंटे नज़र रखूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। तो ये इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अब किस प्रकार से होगा? जैसे मान लो हम यहाँ पर देखेंगे, अभी तक हमने जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण था वहाँ पे हमने ए आ को रखा है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इस ए आ के स्थान पर ई उ ए आए ओ औ आ जाए, तब क्या होगा? तो यहाँ क्या होता है कि जो अंतिम वर्ण हमारा होता है इस पर यदि लघु या दीर्घ ई में से कोई आया है और इसका मेल किसी भी स्वर से हो रहा है, मान लो आ से हो गया, तो क्या होगा? यह है घुसपैठिया और यह है सैनिक। अब इसको, इन दोनों का आपस में मेल हुआ, इसने पहचान लिया कि ये घुसपैठिया है, तो इसको मार पीट के इसको व्यंजन बना देगा, य में बदल देगा। ठीक है, ई का परिवर्तन किस में होगा? य में। अब इसको संदेह है कि अगर मैं इससे दूर जाता हूं तो ये वापस फिर से उसी रूप में आ जाएगा। तो कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। तो इसके साथ कैसे रहेगा? इसके साथ मात्रिक रूप में रहेगा। तो जब इसके साथ आएगा तो मात्रिक रूप में, तो यहाँ पर ये परिवर्तन हो गया। समझ रहे ना? तो इसी तरह का परिवर्तन अब हमारा इसमें होगा, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं इसमें, यदि किसी ई उ या री का मेल किसी
भिन्न स्वर से होता है, तो उत्पन्न विकार ई का य, ऊ का व, तथा री का र हो जाता है। तथा आने वाला स्वर साथ में जुड़ जाता है। इसे यण स्वर संधि कहते हैं। इसे यण स्वर संधि कहते हैं। ऑनलाइन में जो छात्र ये कह रहा है कि क्लास रिकॉर्डेड है, टीम उस छात्र को ब्लॉक कर दो, निकाल दो उसे यहाँ से, क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि ये जो यहाँ पे भेज रहे हैं मैं इन कमेंट को पढ़ती रहूँ, क्लास को डिस्टर्ब करती रहूँ। और मैं कमेंट को पढ़ती नहीं, ध्यान नहीं देती, तो उठा के एक लिख देते हैं क्लास रिकॉर्डेड है। हाँ रिकॉर्डेड है क्लास, जाओ मत पढ़ो। लिख लिया? चलो देखो अब समझो इसको। फॉर्मूला बनाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। इसमें एक शब्द आया है भिन्न स्वर, ठीक है, तो इस बात को समझना है। कह रहा है कि यदि किसी ई या ई का मेल किसी ऊ या ऊ का मेल या किसी री का मेल किससे हो रहा है? किसी भिन्न स्वर से हो रहा है। तो जब इनका आपस में मेल होता है तो उत्पन्न विकार जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसी में आएगा। ये ई किस में बदल जाता है? य में। ये ऊ किस में बदल जाता है? व में। ये री किस में बदल जाता है? र में। और यहाँ पर जो भी कुछ है वो सेम टू सेम आ जाएगा। अब हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? यहाँ पे पुनरुक्ति चिन्ह लगाया है, ठीक है। ऊपर जो लिखा है वही नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लो अब से। हो गया? चलो देखो इसको समझो। ये क्या कहना चाह रहा है? 3 तरह की कंडीशन बनेंगी, आपको पता ही है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, किसी ई या ई का मेल किससे हो रहा है? किसी भिन्न स्वर से हो रहा है। तो ये जो ई है ये किस में बदलेगा? य में। और यहाँ जो स्वर है वो आ जाएगा, ठीक है। इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है? जैसे मान लो कि ई का मेल यदि हम अ से करते हैं तो ये किस में बदलेगा? य में, ठीक है। और ये स्वर अ है तो इसके साथ आ जाएगा।
अगर हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस ई का मेल किसी ओ से कर दें, अगर मान लो, तो ये ई तो बदलेगा य में, और यहाँ कौन सा स्वर आ जाएगा, ओ आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसका प्रयोग करते हैं ऊ के साथ, तो ये ई बदलेगा य में, और यहाँ पर ये आ जाएगा ऊ, और ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसका मेल आ से करें तो ये क्या होगा, य में बदलेगा, और ये क्या हो जाए, यहाँ आ जाएगा आ, और फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, या। इसी प्रकार से इसका मेल अगर हम ई से करते हैं तो ये या हो जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, और फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। समझ में आ गया, सही है, पक्का। बताओ, जो कह रहे हैं पक्का सही है। एक बात ध्यान रखना, एक बार से दोबारा और दोबारा से तीसरी बार अगर मैंने पूछ लिया तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप लोगों को चेक कर रही हूं। बताओ गलती क्या है, ई नहीं आएगा। देखो, जिन छात्रों ने इसको बोला है कि ई आ जाएगा, कहा बढ़िया है, आप यह ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है, ई, ये मैंने जानबूझ के रखा है, यहाँ लिख भी सकती थी। जब यहाँ ई आ गया और यहाँ ई आ गया तो दोनों तरफ ये कौन सा बनेगा, ये रिजल्ट नहीं होगा। फिर ये इनमें से कोई सा ई और ये ई, तो हमेशा क्या आएगा, दीर्घ ई, तो ये हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ नहीं आएगा। तो आपको क्या बात समझ में आई, आपको बात ये समझ में आई कि हमने बात कही है भिन्न स्वर की, ना कि समान स्वर, ठीक है। तो भिन्न स्वर होगा तभी ये परिवर्तन होगा, अगर समान स्वर हो गया तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो अब इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे 11 स्वर हैं, इन 11 स्वर में से जो हमारी कुल जो बनेगा यहाँ पर, वो कितने प्रकार का बनेगा, 9, ठीक है। क्या नहीं होगा, एक ये नहीं होगा और एक ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। यह है, या हो जाएगा, ठीक है। यो है तो यो हो जाएगा, यू दिया है तो यू हो जाएगा, ठीक है। अगर रे यानी य के साथ री लगा दें, अगर ये आती है कहीं कंडीशन तो ये हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा बचा आपका, और ये, ठीक है। ये सारी कंडीशन हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। बात समझ में आ गई, यही समझाना था। अब देखते हैं, उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर। हाँ जी, आधा य, ये तो रटना पड़ेगा। फॉर्मूला जो मैंने बताया है ना, वो फॉर्मूला क्या है आपका, कि दोनों में से कोई सा भी ई किस में परिवर्तित होगा, य में होगा। अब इसे आधा या पूरा मत बोलिए, ये य का वास्तविक रूप है, ठीक है। नहीं, ये याद रखना पड़ेगा। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है, तो हमें उसे याद रखना पड़ेगा। हम उसे रटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये याद रखना है। और अभी आपको ये भी बात मैंने पहले बताया था, जब हमने वर्ण पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि य, र, ल, व, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। तो अर्ध स्वर पूरा मुझे सारा पढ़ने के बाद कोई लॉजिक तो नहीं मिला, लेकिन एक ही लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि ये वो वर्ण हैं जो संधि में स्वर के परिवर्तन से बनते हैं। तो हम शायद इस आधार पर इनको अर्ध स्वर कहते हों, ठीक है। ये तो संस्कृत ही बताएगी कि किस लिए कहा गया है। पर ये हमारा य, र, ल और व, तो आप देखते हैं ई बदलता है य में, जो ऊ है
वो बदलता है व में, और जो री है ये बदलता है हमारा र में, और ये जो ल है संस्कृत में होता है ल, ये बदलता है इस ल में। ठीक है, संस्कृत में ये होता है, पर हमारी हिंदी में नहीं है तो हमने इसको नहीं पढ़ा। हमारी हिंदी में यही 3 वर्ण हैं तो हमने ये 3 पढ़ा। ठीक है, समझ गए? चलो अब यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो शब्द है हमारा अति प्लस आचार। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पेन बाद में चलाइएगा। अंतिम वर्ण क्या है इसका? ई। प्रथम वर्ण क्या है? आ। हम दोनों का मेल कर रहे हैं तो परिवर्तन किस में हो रहा है? ई में परिवर्तन हो रहा है। तो ई किस में बदलेगा? य में। ये आ जो है यहाँ पर इसकी देखभाल के लिए आ जाएगा इसके साथ। यहाँ जो टुकड़ा बचा है या तो ऐसे ही उतार दो इसके साथ, क्योंकि पूरा का पूरा शब्द उतरेगा, या आपकी मर्जी है कि आप इसे प्लस के साथ उतारना चाहें, बाद में जोड़ना चाहें तो आप ऐसे उतार सकते हैं। समझ गए ना? अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? हमारे पास टुकड़ा बचा ये। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे। ये जो आ है ये इस य को पूरा करेगा। ठीक है, य पूरा हो गया। ये जो टुकड़ा है ये आ गया। यहाँ पर ये त कैसा रह गया? आधा, और इस त और य के बीच में कोई स्वर नहीं है तो ये त आधा बन जाएगा और हम इसे लिख देंगे। शब्द क्या हो गया हमारा? उतार लो, अत्याचार। एक शब्द लिखो, गत्याविरोध। लिख के दिखाओ, वर्तनी शुद्धिकरण। गत्याविरोध, गति का अविरोध अर्थ होता है इसका। गत्याविरोध। शब्द होगा ये या कौन सा होगा? अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। अब सीख लो, समझ लो। मैंने आपको कहा ना वर्तनी शुद्धिकरण में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय ये कैसे आपको काम करेंगे। हम बोलते हैं, मान लो अगर कोई इसका उच्चारण करेंगे तो गत्याविरोध बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस पे जबान जो है हमारी थोड़ा स्ट्रेस लेती है। लेकिन इसको जब हम जल्दी में बोलते हैं तो गत्याविरोध कहना ज़्यादा आसान होता है गत्याविरोध की तुलना में। तो हम बोलते रहते हैं तो गत्याविरोध करते रहते हैं, और ये गत्याविरोध ही आपकी परीक्षा में आता है बार बार। और आप इसी को फिर पढ़ के देखेंगे क्या होता है। गत्याविरोध होता है, गत्याविरोध होता है। सब तो गत्याविरोध बोलते हैं और वही लगा जाते हैं और बार बार चलन में रहता है। अब आपको पता कैसे करना है? ये बना है गति प्लस अवरोध से। गत्यावरोध का मतलब होता है गति में अवरोध हो जाना। ठीक है, या रोक देना गति को। आपको पता है अंतिम वर्ण क्या है? ई। प्रथम वर्ण क्या है? अ। दोनों का मेल होगा तो इसमें परिवर्तन होगा।
अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम कर रहे हैं, हमारा जो एरो बनाने का तरीका है उसमें परिवर्तन होने लगा है। पहले हम दोनों को एक साथ जोड़ के उसके नीचे लिखते थे, उसका मतलब था दोनों मिलके एक हो जा रहे हैं। अब ये साइन दिखाता है कि दोनों का मेल तो होता है, लेकिन परिवर्तन किस में होता है? ई में होता है। ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा। बचा हुआ टुकड़ा आप लिख दो, अब इसको जोड़ दो। अब यहाँ पर क्या बचा है? गत बचा है, जोड़ दो इसको। ये जो अ है इस य को पूरा कर देगा, यह पूरा हो गया। त आधा रह गया, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो त आधा रह गया, ये यहाँ आ गया, बचा हुआ टुकड़ा। अगर संधि को आपने इस तरीके से पढ़ लिया है तो कोई शब्द आपका गलत नहीं होगा जो आपकी वर्तनी में पूछा जाता है। समझ गए? अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। ये अभ्यास करना है, आपका दिया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, एक दो अभ्यास अभी कराऊंगी आपको। दूसरा पॉइंट है हमारे सामने, यदि किसी उ या उ का मेल किससे हो रहा है? किसी भिन्न स्वर से हो रहा है। यह आपके पास लिखा हुआ है। उ बदलेगा किसमें? व में, और यहाँ पर भिन्न स्वर आ जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि किसी उ या उ का मेल किसी अ से हो रहा है तो ये उ बदलता है व में, ये अ इसके साथ आ जाएगा और फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? व। इसी तरह से इस उ का मेल यदि किसी ई से हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये उ बदलेगा व में, और जो ये ई है साथ में आ जाएगा और इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? वी। अब ये मत सोचना कि मैम आपने तो ई आने के लिए मना किया था। तो ई वाले में जब हम यहाँ पर ई का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ उ आ रहा है तो अब यहाँ ई आ सकता है, लेकिन यहाँ पर उ नहीं आ सकता। मतलब अगर हम यहाँ उ लिखें तो ये नहीं आएगा। ये बात समझ गए अब आप? तो आपको पता चल गया कि इसमें भी क्या नहीं हो सकता? वु और वु, ये कंडीशन इसमें कभी नहीं हो सकती, ये नहीं बनेगी कभी। बाकी सारे बन जाएंगे, सब पता है आपको। तो बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलो तो अब इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण करते हैं, शब्द है अति प्लस उत्तम। ये तो फिर हमारा ई वाला हो जाएगा, ऊ का लेना है हमको। वधु प्लस आगमन, शब्द है हमारा वधु प्लस आगमन। आगमन का मतलब होता है आना, वधु माने बहू। ठीक है, नई नवेली जो बहू होती है उसके लिए कहते हैं वधु। अंतिम वर्ण क्या है? उ, बड़ा उ। प्रथम वर्ण क्या है? आ। दोनों का मेल करेंगे तो ये किस में बदलेगा? व में। ये आ जाएगा साथ में और बचा हुआ टुकड़ा यहाँ पर रख देंगे। यहाँ क्या बचा? वध बचा। ठीक है, ये जो आ है इस व को पूरा कर देगा। ये क्या हो गया? व। यहाँ हो गया, टुकड़ा जुड़ गया। ये जो ध है इसमें कोई स्वर नहीं, तो ध आधा हो गया और ये शब्द हमारा क्या हो गया? वधवागमन। समझ गए? तो वधवागमन का मतलब होता है वधु का आगमन। उतार लीजिए। जैसे शब्द होता है सु प्लस आगत, जैसे सु प्लस आगत। अगर आपकी परीक्षा में आ जाए कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सु माने अच्छा, आगत मतलब
आना। तो जब हम किसी से बोलते हैं कि आपका स्वागत है, उसका मतलब क्या होता है? आपका आना अच्छा है, हम ये कहते हैं उससे, तभी कहते हैं स्वागत है आपका। ठीक है, क्या वेलकम? अच्छा, वेलकम चलता है। हाँ, इंग्लिश में आप जो कहें, समझ गए ये इसको? अब आपको समझ में आ गया कैसे होगा। ये ऊ किस में बदलता है? व में बदलता है। ये आ इस व के साथ जुड़ जाता है और स्वागत हो जाता है। तीसरी कंडीशन देखो, बातें मत करो। तीसरी कंडीशन कहती है यदि किसी री का मेल किसी भिन्न स्वर से हो रहा है तो उत्पन्न विकार ये री बदल जाएगा र में और भिन्न स्वर इसके साथ आ जाएगा। इसके कहने का मतलब है यदि री का मेल किसी अ से होता है तो ये बदलता है र में और ये अ इसके साथ आकर फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? र। इसी तरह से यदि आ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। इसी तरह से यदि इसके साथ अगर ऊ आ गया तो ये र हो जाएगा और र के साथ ऊ आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? रू। ठीक है, इस तरह से जैसे आता है। अब इसमें इसके दोनों रूप हो जाएंगे। ऊ के साथ अगर ए लगाएंगे तो ए के साथ, आए लगाएंगे तो आए के साथ। ठीक है, सारा आ जाएगा, बस री का री के साथ मेल नहीं होगा। यह आपको पता चल गया। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसमें उदाहरण दिया है, शब्द है मात्र प्लस आदेश। अंतिम वर्ण क्या है इसका? री। प्रथम वर्ण क्या है? आ। दोनों का मेल होता है, ये किस में बदलता है? र में। यहाँ पर क्या आता है? आ बच जाएगा। क्या बचा टुकड़ा? देश। यहाँ पर टुकड़ा क्या बचा है? मात। त जो है वो आपका किसके साथ बचेगा? हल के साथ। अब आप इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो अ है ये इस र को पूरा करेगा, इसने र को पूरा कर दिया। यहाँ पर जो टुकड़ा बचा है ये आ गया। यहाँ पर त हमारा आधा है, तो ध्यान रखिएगा हम र के साथ त ऐसे नहीं लिखते, ये गलत तरीका होता है। ठीक है, तो इसी तरह से लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे बताऊंगी। तो ये हमारा हमने इस तरह से लगाया। अब या तो इसे आप ऐसे लिखो, या फिर आपको पता है कि जब त आधा है और उसके बाद र पूरा होता है तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं। मैंने आपको वर्तनी में पढ़ाया, आप जानते ही हैं। जो त्र होता है इसका मतलब क्या होता है? आधा त और र, तो यही इसका युग्म बनेगा। तो शब्द क्या हो गया? मात्रादेश। इसी तरह से पित्रादेश, इसी तरह से भात्रादेश। समझ गए? तो वर्तनी में मैंने आप सभी लोगों को सारी चीजें सिखाई हुई हैं, समझाई हुई हैं, आपको पता ही है पहले से। अब एक काम करो, करके दिखाओ। ये हो गया, उतार लिया ये समझ में आ गया री वाला? ठीक है सबको? बहुत आसान है। देखो मैंने जो पहले आपको वर्णमाला के बाद 3-4 दिन जो आपको पढ़ाया था वो इसीलिए पढ़ाया था कि अगर मैं वो पॉइंट आपको नहीं पढ़ाती तो आपको फिर ये चीज़ समझ में नहीं आती यहाँ पे। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे आएंगी, आपको समझ में आएगा कि जो हमने वर्तनी में पढ़ा है उसका मतलब यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, एक शब्द बताइए मुझे। शब्द है आदि प्लस अंत, करके दिखाओ। आदि प्लस अंत, और ये होगा आद्यंत। अब आपको, मुझे पता है कि ये आपको पता है कि आदि प्लस अंत का आद्यंत होगा, पर आपको ये बताना है कि आप ये कर पा रहे हैं या आपका कुछ और उत्तर आ रहा है। करके देखो जल्दी से, रफ कॉपी लाया करो, नहीं तो फिर हाथ पे लिखो। हाँ, तब पता चलेगा रफ कॉपी कितनी ज़रूरी है।
कुछ छात्र ऐसे हैं जो नोट्स में 4 चांद लगा देते हैं। मैंने इतने अच्छे तरह से नोट्स बनाए, तो वो ऐसे लिखते हैं 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर से, इतना सुंदर लगता है। और कुछ छात्र ऐसे हैं कि वो जो 4 चांद है उसकी जगह पता नहीं क्या कर देते हैं। 4 चांद तो हम कह ही नहीं सकते, उसको भी कूड़ा बना देते हैं। यहाँ लिख, वहाँ लिख, कोने पे लिख और ये लिख। जल्दी से बताइए, ऑनलाइन वाले छात्र भी फटाफट। हो गया? कोई छात्र ऐसा भी है जिसको दिक्कत हो रही है कि मैम मेरा तो उत्तर कुछ और आ रहा है, वो नहीं आ रहा जो आपने लिखा है? तुम्हें अभी भी जरूरत पड़ रही है? बताओ जल्दी से फटाफट। हो गया सबका, या किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा? कर रहे हो आप लोग या ऐसे ही? दिखाओ। ये घ मत बनाओ उसको, ठीक है? सही ढंग से बनाओ। ठीक है, गुड। हो गया? नहीं हुआ? दिक्कत, गलती हुई है? अच्छा, हो गया? नहीं समझ में आया तो बोलते क्यों नहीं हो? वही तो मैं पूछ रही हूँ। हो गया? आ गया? ठीक। इधर ये धा नहीं बनाना है सही तरीके से ना? आ गया? नहीं आया ना? ठीक है, आपका उधर समझ में आ गया? नहीं आया? हो गया? ठीक। ठीक है, चलो समझ में आ गया? नहीं हो पाया ना आगे? तो आगे, अच्छा इसको ऐसे ही लिख दिया है। सुरेखा खींचो, ठीक है। देखो ध्यान दो, जिन छात्रों का नहीं हुआ है, हाँ देख लूंगी मैं बाद में। देखो ध्यान दो, कैसे करना है आपको पता है? कुछ नहीं है अब इन चीजों में। अंतिम वर्ण क्या है? ई। प्रथम वर्ण क्या है? अ। दोनों का मेल करना है। ई बदलेगा किसमें? य में। ये जो हमारा अ आ जाएगा, इसके साथ बचा हुआ टुकड़ा आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ हमारे पास क्या बच गया? आद बच गया। ये जो अ है इस य को पूरा करेगा, ये य पूरा हो गया, बचा हुआ टुकड़ा यहाँ आ गया। द आधा बनाया नहीं जा सकता तो हल के साथ बनाएंगे और ये आ गया। ये हमारा शब्द आ रहा है, तो आपका इतना तक आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब मैंने आपको वर्तनी पढ़ाई थी तो द और य का संयुक्त रूप बताया था कि वो इस तरह से होता है। तो सही आपका ये भी है, लेकिन मानक रूप ये है, ठीक? तो अगर ऐसे नहीं लिखना आता है तो ऐसे लिख दोगे। लेकिन अब ये है कि आपकी परीक्षा में आ गया, आपकी परीक्षा में पूछा गया कि आद्यंत का संधि विच्छेद बताइए, और उसमें ऑप्शन में सबसे पहले दिया था इस तरह से करके कि आद्य प्लस अंत। अब जिसको नहीं आता होगा सबसे पहले इसी को लगाएगा वो, ठीक है? या ये ऐसे लिखा होगा आद्य करके फिर अंत, या इसे भी नहीं लगाया ऐसे ही लिख देगा, यूँ ऑप्शन में दिया रहता है आपका। तो आपको पता होना चाहिए शब्द के बारे में। आदि माने शुरुआत, अंत माने अंत यानी खत्म, ठीक है? तो आद्यंत का मतलब होता है शुरुआत से लेकर अंत तक को आद्यंत कहते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलो, तो जैसे कहते हैं ना कि सनातन का आद्यंत नहीं पता, इसका मतलब क्या होता है? सनातन का ना आदि का पता है ना अंत का पता है कि कब उसकी शुरुआत हुई और कब उसका अंत होगा या होना है या कभी हुआ या नहीं, ठीक है?
तो आद्यंत का मतलब शुरू से लेके अंत तक का। अब हाँ जी, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ये लगाना, मैंने इसीलिए डबल लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी कभी शब्द मैं लिखूंगी तो उसके साथ ऐसे लगाती हूँ कि सही दोनों हैं, लेकिन माना कौन सा जाएगा, डबल सही वाला, ठीक है, मानक रूप। जब दोनों एक साथ आ जाएं तो आपको मानक रूप मानना होगा। और आप अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिखें, ये मत लिखें, क्योंकि ये अगर लिखेंगे ना तो ये समझिए कि हालात ऐसे हैं, अब हर किताब में ऐसे ही आने लगा है। ऐसा नहीं है कि हमारी किताबों में कोड नहीं है, मतलब हमारी टाइपिंग में कोड नहीं है या ये सारी चीज़ें नहीं दी हैं। लोगों को या तो ज्ञान का अभाव है या आलस करते हैं, क्या कारण है, इस वजह से वो ऐसे लिख देते हैं कि ये भी तो सही है, हालांकि इस पे ऑब्जेक्शन आना चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या होगा, भाषा आपकी परिवर्तित हो जाएगी। इसमें अब जैसे द है, अब जो बच्चा इसको आप क्या पढ़ेंगे, अब जब तक नहीं पता होगा तो द पढ़ने लगेगा, जबकि ये द नहीं है, इसका उच्चारण संभव ही नहीं है। जब हम इसके साथ ये लिखते हैं तो ये द पढ़ा जाता है, द य में मिक्स हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में स्वर नहीं है। और अगर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, जैसे मान लो आजकल आपने देखा होगा गूगल पे लिखा होता है ये शुद्ध, ठीक है, और ये शुद्ध होता है। अब आगे धीरे धीरे ये इस तरह से आने लगेगा कि ये हट जाएगा, यहाँ पर शब्द हो जाएगा शुद्ध, इस तरह से। और ऐसे ही बच्चे पढ़ने लगेंगे। आप लोगों ने तो बचपन से रटा हुआ है इन शब्दों को, इसलिए आप सही उच्चारण कर पाते हैं। नहीं तो मैंने आपको बताया ही था कि शब्द है आपका, इसका उच्चारण क्या है, द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व, व बाद में अंत में। और ये ऐसे लिखा आता है अब आपकी परीक्षा में, ऐसे, और बच्चे इसको पढ़ते हैं दवदंद्व। द्वंद्व नहीं पढ़ते, दवदंद्व पढ़ते हैं, इसको द कर देते हैं, इसको पूरा व। तो ये किस वजह से हो रहा है, अब जिनको नहीं पता है, अब आप लोगों ने तो सीखा है, आपको तो पता है कि ये इसका रूप है, ये इसका रूप है, तो आपको पता चल गया, तो आपके दिमाग में तो फोटो बन जाएगा, आप इसको द्वंद्व पढ़ेंगे। और जब ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही हुआ था, समास आता है ना आपका, द्वंद्व समास होता है। तो मेरी सिस्टर गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो 4 ऑप्शन थे, इसमें आंसर था द्वंद्व समास था। तो कह रही थी कि इसमें तो ऑप्शन ही गलत था। मैंने कहा कैसे गलत था, ऑनलाइन पेपर था। तो बोल रही उसमें ऑप्शन तो दिया नहीं था, बहुब्रीहि समास दिया था, तत्पुरुष समास दिया था, और अव्यय समास दिया था, और एक दंदव्य करके समास था। तो मैंने कहा दंदव्य, जब हाँ वही तो है, तो उसमें द्वंद्व समास। मैंने कहा अरे मूर्ख, वो दंदव्य जिसको तुम बोल रहे हो वही द्वंद्व था, वो ऐसे लिखा होगा। जब बोली हाँ ऐसे ही लिखा था। तो ऐसे होता है, मेरे साथ ये होता है हालात कि दीपक तले अंधेरा जैसे बोलते हैं ना। मेरे जो आसपास के छात्र हैं, मतलब मेरे रिश्तेदार, वो ऐसे ही हैं। कहते हैं ना सागर में रहकर प्यासा, वो वाला हिसाब किताब रहता है। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारी दीदी तो हिंदी की टीचर हैं, तो हमको हिंदी आती है। भाई ये क्या लॉजिक है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब हिंदी को ऐसे पता चलेगा ये कोई सरकारी डिपार्टमेंट वाले कोई काम है कि ये अफसर हैं, भाई उनके घर वाले हैं, इनका ध्यान रखो। हिंदी थोड़ी ना ऐसे सोचेगी कि लेकिन वो सोचते हैं, ऐसे कहते हैं, तो यही हाल होते हैं। तो कई बार मैं ले लेती हूँ परीक्षा। चलो आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को अभ्यास जो करना है, इसके आगे जो मैंने आपको दिया था, आज आपको 3 अभ्यास हो गए, ये 3 अभ्यास आपको करके लेके आना है, ठीक है। चलो रफ कॉपी जरूर लेके आना कल, क्योंकि कल हम काफ़ी सारा अभ्यास करेंगे। हमारी 1-2 क्लासेस पहले की छूट गई है मैम। हमारे मतलब जैसे आधा था हुआ ये था बनता है मैम, ये चीज़ थोड़ा कम समझ में आता है। तो कौन सा